हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है नो पाथ टू पीस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इट हैज़ बीन नियरली अ ईयर सिंस द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर supposedly ended Israelis bombardment and decimation of Gaza। कह रहा है कि लगभग एक साल हो गए हैं जब से यूएस ने सीज फायर करवाया है। ब्रोकर्ड का मतलब होता है नेगोशिएट कराना, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है तब से ही जो इजरायली बॉम्बार्डमेंट है, मतलब जो बमबारी है, वो उसका अंत भी हो गया है। और ये जो गाजा के ऊपर डेसिमेशन का मतलब है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो तबाही मच रही थी, उसका भी अंत हो गया है। बट लेकिन सिंस तब से द सीज फायर, जब से मतलब सीज फायर से इजराइल स्ट्राइक्स हैव किल्ड नियरली 1300 पैलेस्टीनियन। इजराइल की स्ट्राइक्स ने लगभग 1300 पैलेस्टीनियों की जान ले ली है। एंड इट्स फोर्सेस होल्ड अबाउट 65% ऑफ द स्ट्रिप। और जो गाजा स्ट्रिप है, जो अगर आपने मैप देखा होगा इजराइल का, तो उसका 65% जो अब इजराइल के कंट्रोल में है। वेयर मच ऑफ द 2 मिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन 10 कैंप्स एंड अमिड रबल विद स्कूल्स एंड हॉस्पिटल शट। जहाँ पे 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो 10 कैंप्स में रहती है। और रबल मतलब क्योंकि इतनी बम्बार्डमेंट हुआ था, इतनी बमबारी हुई थी कि वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, तो रबल मतलब मलबा और स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो बंद पड़े हुए हैं। एड रिमेन सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। जो सहायता बाहर से इजराइल आने नहीं दे रहा है, तो एड की जो सहायता है, मतलब जो मदद है बाहर से जो आना चाहती है गाजा स्ट्रिप तक, वो रिस्ट्रिक्टेड है। जबकि इजराइल हैज़ ब्लॉक्ड रिकंस्ट्रक्शन। इजराइल ने वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की भी मनाही कर रखी है। इंसिस्टिंग दैट हमास डिसआर्म फर्स्ट। और एक तरीके से वो ये जोर दे रहा है कि हमास जो है, वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास, वो पहले अपने हथियार त्यागे। यट फिर भी व्हेन हमास एग्रीड टू डीकमीशन, जब जो हमास था वो तैयार हो गया अपने वेपन्स को देने के लिए, एंड स्टोर इट्स हैवी वेपन्स इन फेजेस। और उसने ये भी बोल दिया कि हैवी वेपन्स भी हम हटा देंगे, स्टोर कर लेंगे पार्ट में, मतलब एक चरणबद्ध तरीके से। विद यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स इन स्टेप। यूएस बैक्ड पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट के साथ मतलब यही इस हथियारों का देख रेख करेंगे, एक तरीके से वो उनको सौंप देते। विद अ ग्रेजुअल इजरायली विड्रॉल, मगर लेकिन साथ ही साथ इजराइल को भी गाजा स्ट्रिप से अपने आप को विड्रॉ करना होगा, अपनी आर्मी को विड्रॉ करना होगा। एज अ पार्ट ऑफ अ 15-point रोड मैप प्रपोज्ड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प लेड बोर्ड ऑफ पीस। और ये सब जितनी भी प्रक्रिया होनी थी वो 15-point रोड मैप का एक हिस्सा था, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था उसने जो रखा था, उसके अनुसार ये सब चीज़ें होनी थी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सब मानने से इनकार कर दिया। ही सेड, उनका कहना था, इजराइल जो है रूलिंग आउट, मतलब एक तरीके से ये 15-point डॉक्यूमेंट को नहीं मानेगा, रिजेक्ट करेगा। एंड देयर वुड बी नो विड्रॉल, और तब तक किसी भी तरीके का विड्रॉल नहीं होगा जब तक हमास अपने हैवी वेपन्स को दे नहीं देता, सरेंडर नहीं कर देता, लाइटर वेपन्स भी नहीं दे देता। और सारे, मतलब कहने का मतलब ये कि इजराइल ने ये कह दिया कि हम तब तक ये 15-point डॉक्यूमेंट को नहीं मानेंगे जब तक हमास अपने सारे हथियार गिव अप नहीं कर देता। इजराइल इज कीन नॉट ओनली ऑन हमास डिसआर्मामेंट। कह रहा है कि इजराइल सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि हमास जो है वो अपने पूरे हथियार डाल दे, बट ऑल्सो इस बात पर भी है ऑन द टोटल सब्जुगेशन ऑफ गाजा, कि उसके पास गाजा का स्ट्रिप का पूरा कंट्रोल आ जाए। सब्जुगेशन मतलब पूरा उसके अंदर, उसके डोमिनेशन में आ जाए। एट अ कंटिन्यूइंग कॉस्ट टू सिविलियंस एंड चिल्ड्रन। कह रहा है कि साथ ही साथ लगातार जो इसका प्रभाव है, जो वो वहाँ के सिविलियंस और चिल्ड्रन को झेलना पड़ता है। इट फेसेस जेनोसाइड प्रोसीडिंग्स एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाइल द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। कह रहा है कि जो इजराइल है वो लगातार उसके ऊपर जेनोसाइड का ट्रायल चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर मिस्टर नेतन्याहू
जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है मिस्टर नेतन्याहू के लिए, हु ऑल्सो फेसेस अ करप्शन ट्रायल स्टिल बिफोर द कोर्ट्स। कह रहा है कि जो कि करप्शन चार्जेस भी इनके ऊपर लगे हुए हैं, कोर्ट के सामने अभी भी वहां पे ट्रायल चल रहा है। बाई प्रोमिसिंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, कह रहा है कि नेतन्याहू ने जो प्रॉमिस किया था कि पूरी तरीके से हमास को तबाह कर देंगे, he has been trying to stay in power by retaining the support of the jingoistic right wing। कह रहे हैं कि लगातार जो नेतन्याहू है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार में बने रहें, पावर में बने रहें। ये जो जिंगोइस्टिक राइट विंग है, जिंगोइस्टिक मतलब जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उग्र राष्ट्रवाद होते हैं, उनके सपोर्ट से। एनी कंसेशंस ऑन विड्रॉल, कह रहा है कि अगर इन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी कंप्रोमाइज किया विड्रॉल के मामले में, वुड इनवाइट पॉलिटिकल रिपरकशन, तो एक तरीके से इसके बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे इनकी राजनीति में। फॉर हिज राइट विंग कोalition इन इलेक्शन ड्यू इन अक्टूबर, और वो जो रिपरकशन होंगे, जो विपरीत परिणाम किसको देखने मिलेंगे, जो इनकी राइट विंग की वहाँ पे पार्टी है उसको देखने को मिलेंगे इलेक्शन के दौरान, जो कि अक्टूबर में होने हैं। द वॉर ऑन ईरान लॉन्च बाय मिस्टर ट्रम्प एंड इजराइल ऑन फरवरी 28 टू effect a regime change has proved to be a disaster। कह रहे हैं कि जो वॉर मिस्टर ट्रम्प और इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर छेड़ा गया 28 फरवरी को, ताकि वो वहाँ की सरकार को, रिजीम को चेंज कर पाएँ, वो अभी तक बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ है। सेटिंग ऑफ अ फ्यूल क्राइसिस, सेटिंग ऑफ का मतलब होता है कि उसने ट्रिगर कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है फ्यूल क्राइसिस को, दैट हैज़ अफेक्टेड सेवरल कंट्रीज, जिसने बहुत से कंट्रीज को प्रभाव पड़ा है। अब फ्यूल क्राइसिस का मतलब समझ रहे हो, सेटिंग ऑफ का मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ट्रिगर करना। तो ये जो इस वॉर की वजह से दुनिया भर में फ्यूल क्राइसिस देखने को मिली। विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेयरली फंक्शनिंग, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से अब काम ही नहीं कर रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ अमेरिकन पेट्रोल एंड फर्टिलाइजर हैव बिगन टू अफेक्ट द यूएस इकोनॉमी, तो जो बढ़ती हुई कॉस्ट है अमेरिकन पेट्रोल की और फर्टिलाइजर की, अब वो उसने यूएस की आर्थिक स्थिति में ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। लीडिंग टू मिस्टर ट्रम्प सीकिंग अ फेस सेविंग ब्रेक थ्रू इन वेस्ट एशिया, जिसकी वजह से अब मिस्टर ट्रम्प ये चाहते हैं कि वेस्ट एशिया मतलब ईरान में कोई ऐसी डील हो जाए ताकि वो अपना फेस सेव कर सकें, अपने आप को इस ये जो टफ कंडीशन आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन आ रही है, उससे बचा सकें। वैनिंग सिंपैथी फॉर इजराइल, कह रहा है कि लगातार अब यूएस के अंदर इजराइल को लेकर सिंपैथी कम हो रही है। एज द यूएस मिड टर्म इलेक्शन अप्रोच, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द बोर्ड प्रपोजल, तो ये अब समझ में आता है कि जो बोर्ड ने पीस वाला जो डील का प्रपोजल दिया है वो क्यों दिया है। मतलब यूएस के समय पास इलेक्शन आ रहा है और दुनिया भर में जो फ्यूल क्राइसिस की वजह से इकनॉमी जो है, यूएस की इकनॉमी भी अब स्टेबल नहीं रह गई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी हाई प्राइजेस पे करने पड़ रहे हैं। अब वहाँ के लोग ये समझ रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो इजराइल के चक्कर में हो रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आ रहा है तो वहाँ के अब जो लीडर हैं उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इजराइल की तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है लोग वोट ना दें, तो इसी वजह से अब जो सिंपैथी है वो डिक्रीज हो रही है। वाइल, जबकि द फार्सिकल बोर्ड्स विजन, फार्सिकल का मतलब होता है रेडिकुलस, अपसर्ड, बेतुका, कि जो बोर्ड का विजन है जो कि बहुत बेकार है, कि एक नए गाजा का जिसमें फ्री ट्रेड जोन होगा, मतलब फ्री ट्रेड हो सकेगा, प्राइवेटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया जाएगा, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी। नो प्लेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, अच्छा इस बोर्ड में कि कोई भी प्लेस्तीन की तरफ से कोई भी नहीं है, जो जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट होना है, जिसके लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं, वहाँ का कोई आदमी है ही नहीं। कह रहा है कि ये रिजम्बल करता है, ये दर्शाता है एन अटेम्प्ट एट नेक्ड प्रॉफिटेरिंग फॉलोइंग द डिजास्टर्स कॉन्फ्लिक्ट, कि इस विनाशकारी युद्ध के बाद यहाँ पे जो यूएस है या फिर यूएस की जो कंपनीज हैं वो एक तरीके से खुलेआम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, सिर्फ पैसा बनाना चाहती हैं। द 15 पॉइंट प्रपोजल वुड एक्चुअली बी वेलकम बाय द बैटर्ड पीपल ऑफ गाजा। कह रहा है कि जो 15 पॉइंट का प्रपोजल था, जो बहुत बुरी तरीके से तबाह हुए लोग हैं गाजा के, उन्होंने खुले हाथों से इसका वेलकम किया था।
फॉर हमास के लिए विच हैज़ फ्यू कार्ड्स लेफ्ट, जिनके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। डिसअर्मामेंट इज एन इम्परेटिव, जो डिसअर्मामेंट है वो तो बहुत ज़्यादा अब नेसेसरी है, अब वो अनिवार्य है कि वो ऐसा उनको करना ही पड़ेगा। बट मस्ट बी मैच्ड बाई इजरायली विड्रॉल, लेकिन साथ ही साथ इजरायली विड्रॉल भी होना चाहिए। मिस्टर ट्रम्प and his advisors must ask whether Washington's decades long ago Faustian bargain arming and shielding a militarized Israel on Israel terms, कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनसे उनको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि ये जो वॉशिंगटन की पॉलिसी है बहुत समय से फॉस्टियन बार्गेन की मतलब कि अपने कुछ सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए अपने आप को प्रॉफिट पहुंचाना या फिर एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहना। कह रहा है कि क्या वो जो इसका फॉस्टियन बार्गेनिंग बारे में बता रहा है कि आर्मिंग और जो शील्डिंग जो दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आर्म दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं इजराइल को, इजराइल के टर्म्स में मतलब इजराइल की कंडीशन में इज वर्थ कंटिन्यू, क्या ये ठीक है, क्या ये उनको फ़ायदा पहुंचाने वाला स्टेप है, क्या वो उनको इतना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से, ये क्वेश्चन करना चाहिए मिस्टर ट्रम्प और उनके एडवाइजर्स को। और वेदर इट विल यूज इट्स लेवरेज एज इजराइल्स प्रिंसिपल्स आर्म सप्लायर टू कंपेल अ जेन्युइन विड्रॉल, या फिर वो इस एडवांटेज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इजराइल के एक मुख्य आर्म सप्लायर हैं जो कि इजराइल को आर्म्स देते हैं, ताकि वो इजराइल को फोर्स कर सकें एक जेन्युइन विड्रॉल के लिए कि वो गाजा से पीछे हटें। इट इज स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द टर्म फॉस्टियन बार्गेन, फॉस्टियन बार्गेन का क्या मतलब है? एन इंड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, बताया था मैंने कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ को एक तरीके से एक्सचेंज करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, फॉर अ मिलिटराइज्ड अलायंस दैट करेंटली थ्रेटन्स अमेरिकन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि एक मिलिटराइज्ड अलायंस के लिए मतलब एक मिलिटराइज्ड एग्रीमेंट के लिए अपनी मॉरल इंटीग्रिटी को एक्सचेंज करना, जो कि इस समय अमेरिका की वो मिलिट्री अलायंस जो है, जो कि इजराइल है, जो कि इस समय अमेरिका की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बना हुआ है। ठीक है, ये सही लग रहा है। यहाँ पे मीनिंग वही आ रहा है, वो थोड़ा सा वर्डिंग्स अलग हैं कि जो अपने आप को थोड़ा सा एडवांटेज या फिर शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपनी मॉरल इंटीग्रिटी को ताक में रखना, उसी को बोलते हैं फॉस्टियन बार्गेन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार नेतन्याहू's रिजेक्शन ऑफ द 15-point रोड मैप एंड कंटिन्यूड रिफ्यूजल टू विथड्रॉ इज प्राइमरली ड्रिवन बाई, कह रहा है कि जो नेतन्याहू का ने जो रिजेक्ट कर दिया था 15-point रोड मैप को और लगातार वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो गाजा से पीछे नहीं हटेंगे, उसका कारण क्या है? अ कैलकुलेटेड एफर्ट है ताकि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल पावर है उसको प्रिजर्व कर सकें बाई अवॉइडिंग कंसेशन, की किसी तरीके की उन्हें छूट ना देनी पड़े, दैट कुड अनसेटल हिज हार्ड लाइन सपोर्ट बेस, जो कि इनके जो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर सपोर्ट है, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं, वो किसी भी तरीके से नाराज़ ना हो, है ना। तो एकदम सही लग रहा है कि यहाँ पे वो उनको अपने क्या कहते हैं जो वोटर्स हैं उनको वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से जैसे यहाँ पे होता है, जैसे मान लो अभी कोई भी गवर्नमेंट आके पाकिस्तान से हाथ मिला ले तो क्या होगा, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि 90-80% यहाँ पे लोग क्या है वही वो कहेंगे नहीं, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म हो रहा है। एक समझाने वाली बात बता रहा हूँ मैं कि अगर पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, पाकिस्तानी वाले तो खुले ही काम क्या कहते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं भाई वो अपने आप वोट पाने के लिए। तो अगर अब तो नहीं होता हमारे देश में इतना, मतलब पहले बहुत होता था, कभी भी कुछ भी होता था तो पाकिस्तान वाला मामला पहले आ जाता था कि वोट मिल जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि वो किसी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहते हैं, अदरवाइज वहाँ पे वो सरकार से हट सकते हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज मिस्टर ट्रम्प नाउ पुशिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू इन वेस्ट एशिया, मिस्टर ट्रम्प जो है वहाँ पे एक पीस डील क्यों चाहते हैं वेस्ट एशिया में? बिकॉज इजराइल डिमांडेड टोटल हमास सरेंडर, यहाँ पे इजराइल से और हमास का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज ऑफ स्टॉल्ड गाजा रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट, गाजा का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, वेस्ट एशिया अलग है, वहाँ पे फिलिस्तीन वाला मामला अलग है। ड्यू टू डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रेशर राइजिंग, हाँ क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, जिसकी वजह से फ्यूल की क्राइसिस हो गई है। फ्यूल की क्राइसिस होने की वजह से यूएस की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और लगातार वहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, इलेक्शन पास आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ का जो बोर्ड था उसने प्रपोजल दिया था कि अब एक पीस डील कर लो। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज द जेन्युइन पाथ टू एंडिंग द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या जेन्युइन पाथ होना चाहिए, क्या एक जेन्युइन रास्ता होना चाहिए जिससे जो गाजा का युद्ध है या कॉन्फ्लिक्ट है उसको समाप्त किया जा सके। अनकंडीशनल इजरायली ऑक्यूपेशन, बिना किसी कंडीशन के इजरायली ऑक्यूपेशन को मान लिया जाए, नहीं। फुल एक्सेप्टेंस ऑफ बोर्ड्स विजन, जो बोर्ड्स का विजन है न्यू गाजा का उसको पूरी तरीके से मान लिया जाए, नहीं। पैलेस्टीनियन लेड बोर्ड ओवरसाइट, पैलेस्टीनियन वाली बोर्ड को रखा जाए, नहीं। रेसिप्रोकल डिसअर्मामेंट एंड पुल बैक, हमास को अपना आर्म्स को त्यागना चाहिए और साथ ही साथ इजराइल को पुल बैक करना चाहिए गाजा स्ट्रिप से। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। What does the phrase few cards left most likely imply about Hamas position in the passage? Few cards left का मतलब क्या है भाई? हमास के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं। Its military capacity remains largely intact despite losses, नहीं। Its bargaining leverage has weakened forcing concession। हाँ, अब उनके पास बहुत ज़्यादा एक तरीके से एडवांटेज नहीं है या फिर किसी तरीके का ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से उनको बहुत सी चीज़ें अब कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। इन 1937 as the country stood poised between colonial subjugation and the uncertain promise of freedom, an essay appeared in the Modern Review titled The Rashtrapati and was signed cryptically चाणक्य। कह रहा है कि 1987 में जब कंट्री एक समय बीच में फंसा हुआ था या फिर एक तरीके से तैयार था, रेडी था दो चीज़ों में, एक तो हमारे ऊपर कॉलोनियल जो ब्रिटिश राज था उसका एक तरीके से वो अत्याचार हो रहे थे, और दूसरी तरफ हम तैयार थे एक ऐसे प्रॉमिस जो हमसे किया गया था एक फ्रीडम के लिए, उसके लिए। कह रहा है कि उसके ऊपर एक ऐसे अपीयर होता है मॉडर्न रिव्यू में जिसका टाइटल है राष्ट्रपति, और जो कि साइन किया गया था क्रिप्टिकली, मतलब एक तरीके से मिस्टीरियस रूप से एक चाणक्य के नाम ने उसमें बताया गया था कि उसने ये जो मॉडर्न रिव्यू टाइटल राष्ट्रपति है उसको लिखा है। इट्स ऑथर एज वी नाउ नो, कह रहा है कि उनके जो ऑथर थे जैसा अब हम जानते हैं वो जवाहरलाल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उन्होंने मतलब अपना स्ट्रेंज तरीके से अपना नाम चाणक्य रख लिया था उस समय उस रिव्यू को लिखने के लिए। बट द रीडर एट दैट टाइम वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, लेकिन उस समय के जो लोग रीडर थे जो इस आर्टिकल को पढ़ते थे वो इस बात से अनजान थे। द पीस रिमेन्स वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था कि कोई व्यक्ति अपनी ही गवर्नमेंट या फिर अपने ही आप को क्रिटिसाइज करने के लिए, प्रेज करने के लिए खुद से एक आर्टिकल अपने लिए लिख रहा है और दूसरा नाम बदल कर। A leader at the height of his popularity writing enormously about the danger that his own popularity dashed to the country। कह रहे हैं कि इनके इतना जो प्रसिद्ध लीडर थे जिन्होंने खुद ही अपने बारे में अपना नाम छुपाकर जो रिव्यू लिखा था, जो आर्टिकल लिखा था, उसमें इन्होंने ये बताया था कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो एक तरीके से देश के लिए खतरा है। नेहरू वॉज बाई देन मच मोर देन अ पॉलिटिशियन, उस समय जो नेहरू जी थे वो पॉलिटिशियन से बढ़कर थे। To millions, he symbolized India's aspiration was the embodiment of its longing for freedom। ज़्यादातर लाखों लोगों के लिए वो एक तरीके से भारत के एम्बिशन के रूप में उनको लोग देखते थे, और जो उनकी चाह थी फ्रीडम की वो उन्हीं पे देखते थे कि वही मतलब उनकी वजह से उनको फ्रीडम मिल सकती है। एम्बॉडीमेंट होता है मतलब किसी की जो चाह थी, लोगों की चाह थी, वो उसको आकार देते थे, एक तरीके से लोगों को होप देते थे। द एडुलेशन ऑफ फॉर हिम ओवरफ्लो, जो लोगों का उनके लिए प्यार था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड एज द राइटर ऑफ द ऐसे रिकॉग्नाइज इट वॉज ऑल्सो अनसेटलिंग, और जैसा कि राइटर भी खुद मान रहा है कि ये जो पॉपुलरिटी थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्ब करने वाली थी, अजीब सी थी। देयर इन लाइज डेंजर फॉर जवाहरलाल नेहरू एंड फॉर इंडिया ही रोड, इसी वजह से इन्होंने लिखा था कि इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू को भी इस पॉपुलरिटी से खतरा है और भारत को भी। फॉर इट इज़ नॉट थ्रू सीजरिज्म दैट इंडिया विल अटेन फ्रीडम, उनका मानना था कि ये जो सीजरिज्म है मतलब डिक्टेटरशिप से भारत को असल जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। एंड दो शी में प्रॉस्पर अ लिटिल अंडर डैश बेनोवलेंट एंड एफिशिएंट डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मतलब एक डिक्टेटर जो खुद अकेले ही राज करता है पूरे देश के ऊपर,
तो यहाँ पे ये मीनिंग आ रहा है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा रूल किया जाए। तो कह रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि जो इंडिया है वो थोड़ा बहुत एक, अगर कोई हमें ऐसा डिक्टेटर मिल जाता जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, एफिशिएंट होता, तो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ सकते थे उसकी लीडरशिप में। उसके बावजूद भी शी विल रिमेन स्टंटेड एंड द डे ऑफ द इमानिसिफिकेशन ऑफ हर पीपल विल बी डिलेड। उसके बावजूद भी क्या होता है कि हम लोग उस तरीके से ना बढ़ पाते, मतलब उस तरीके से डेवलप ना हो पाते जैसा होना चाहिए था, और लोगों को पूर्णतः आज़ादी ना मिल पाती। नेहरू रोड इन द शेडो ऑफ मुसलिनीज इटली एंड हिटलर्स जर्मनी। कह रहा है कि जब नेहरू जी ने ये चीज़ लिखी थी तब उस समय इटली में ये जो डिक्टेटर थे मुसलिनी, उनका राज था, और जर्मनी में हिटलर का था। बट द एंजाइटी अराउंड डेस्पोटिज्म ट्रांसेंडेड हिज ओन एज। लेकिन जो एक तरीके से एंजाइटी थी, डर था डिक्टेटरशिप को लेकर, या जो जिसकी वजह से मतलब जो नेहरू जी ने डर दिखाया था अपने उस पैसेज में, आर्टिकल में, वो सिर्फ उन्हीं के एज तक, उन्हीं के समय तक सीमित नहीं रहा, वो काफ़ी समय में, मतलब वो आइडिया जो था वो हर समय में अप्लाई होता है। द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी एज ही अंडरस्टूड इज नॉट ऑलवेज स्टैंडरी इम्पोज डैश अबव। उनका मानना ये था कि जो सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी को ऊपर के लोगों से नहीं है, समटाइम इट एमर्जेस फ्रॉम बिलो, फ्रॉम द डैश यर्निंग ऑफ ऑर्डनरी पीपल टू सरेंडर द बर्डन्स ऑफ सिटीजनशिप टू अ फिगर हु अपीयर लार्जर देन लाइफ। कह रहा है कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नीचे हैं, मतलब नेहरू जी ने जो अपने आर्टिकल में लिखा था कि जो लोग नीचे होते हैं वो ऊपर के लोगों से बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं कि हमको उन्हीं की से मिल जाएगा, उन्हीं से फ्रीडम मिल जाएगी। तो कई बार अपनी एक तरीके से जितनी भी चाहत होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सरेंडर कर देते हैं उस लीडर के सामने। तो डेमोक्रेसी को खतरा इसी चीज़ से है क्योंकि वो अपने आप को नीचा मानते हैं उस लीडर से, और लीडर को सब कुछ एकदम भगवान बना देते हैं। तो नेहरू जी का कहना था कि ये सबसे बड़ा खतरा है कि लोगों को हीरो बना देते हैं। सब्जुगेशन का हमको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताया। सब्जुगेशन का मतलब बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी या फिर क्रूअल ट्रीटमेंट, है ना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, तो ऑपरेशन सही है। लिबरेशन का मतलब आज़ादी, है ना। सॉवरेंटी का मतलब वही है, एंटोनिम नहीं, सॉरी ऑटोनॉमी नहीं होगा ये तो उसके एंटोनिम हो गए। तो ये हमारा ए करेक्ट है। अबाउट द डेंजर दैट हिज ओन पॉपुलरिटी क्या होना चाहिए भाई, सिंपल 1937 में आर्टिकल लिखा गया था तो पास्ट टेंस चाहिए, तो पोज पदत नहीं होगा, पोज्ड होगा, सी। अंडर अ बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट का एंटोनिम बताना है, काइंड हार्टेड तो सिनोनिम हो गया, मेलोवेलेंट हाँ एकदम अपोजिट होता है तो ये होगा। जनरस भी काइंड हार्टेड मतलब होता है, कंपैशनेट का भी मतलब सिंपैथी दिखाना या कि लोगों के लिए दूसरों की सिंपैथी दिखाना, तो ये भी नहीं होगा, तो भी हमारा करेक्ट आंसर। द ग्रेवेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी एज ही अंडरस्टूड इट नॉट ऑलवेज स्टैंडली इम्पोज। जो ऊपर से आती है उनका मानना था कि जो ऊपर से लोग क्रुएल्टी दिखाते हैं उससे ज़्यादा डर नहीं है डेमोक्रेसी को। तो बाई अबव नहीं, ओवर अबव, अबव के ऊपर, फ्रॉम अबव हाँ ठीक है, फ्रॉम अबव आ सकता है, इनटू अबव, अबव के अंदर नहीं, तो फ्रॉम अबव। Sometimes it emerges from below from the dash yearning of ordinary people। yearning का मीनिंग पूछा होगा तो डिज़ायर, है ना, लोगों की चाह जो होती है, तो लॉन्गिंग एकदम सही है। डिस्गस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, अपैथी का मतलब इंटरेस्ट ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्रेड का मतलब होता है बहुत बड़ा डर या फिर चिंता, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। ये पैरा दम्बल है, खुद से एक बार ट्राई करो। अगर हम 4 से स्टार्ट करते हैं तो दिख रहा होगा इट लगा हुआ है, तो इट किसके लिए लगा हुआ है पता नहीं, तो उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो बोल रहा है द चैरोट माल्ट बार एट चेन्नई ITC ग्रैंड चौला लिव्स मैनी लाइव्स। मतलब वहाँ पे ये जो माल्ट बार है जो कि चेन्नई ITC ग्रैंड में लोकेटेड है, वो बहुत सी लाइफ जीता है, ठीक है। कुछ एक मतलब टॉपिक मिला कि ये बार की बात हो रही है जो कि चेन्नई में है, तो थर्ड से एक बार स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक 4 ऑप्शन, एक 1 है। 1 वाला कह रहा है कम द वीकेंड, मतलब जैसे ही छुट्टी आती है, द रूम शेड्स इट्स रिस्ट्रेंट, तो जो वहाँ पे जो बार है उसकी सारी जो कंडीशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। 4 कह रहा है बाई डे इट इज़ पॉलिश सिगर लाउंज, सिगार लाउंज, कह रहा है कि एक दिन के समय में वो एक सिगार लाउंज की तरह काम करता है, वहाँ पे लोग सिगार पीते हैं, ठीक है।
और जैसे ही हफ्ता आता है, कम द वीकेंड आता है, तो जो रूम है उसकी सारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती हैं। फिर होता क्या है, लाइट धीमी हो जाती हैं, म्यूज़िक तेज़ हो जाता है, जो यंगर क्राउड है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो स्पेस है वो डांस फ्लोर बन जाता है। ऑन मोस्ट इवनिंग, ज़्यादातर शामों को, प्ले मोस्ट होस्ट टू मैन इन वेल टेलर्ड शूज, और वो एक तरीके से वो रूम जो है वो होस्ट बन जाता है उन लोगों का जो कि सूट बूट पहन के आए होते हैं। तो 3 के बाद क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ पे माल्ट बार की बात की गई, फिर ये बताया गया ऑर्डिनरी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे, फिर उसने बताया कि जैसे ही छुट्टी आती है, वीकेंड आता है, संडे आता है, तो सारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती हैं। जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, तो 3, 4, 1, 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।